हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है 206 सीपी 206 प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्लांट लोकेशन टॉपिक एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट लोकेशन एक्चुअली होता क्या है, और फिर हमारे लिए एक आइडियल प्लांट लोकेशन के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और हमारा जो प्लांट लोकेशन का जो मतलब प्लांट लोकेशन चूज़ करने का जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके क्या क्या हिरार्की होती है, किन लेवल्स तक हम प्लांट लोकेशन को अप्रोच करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और एक फैक्टर होता है कि हमारा प्लांट लोकेशन जो है ना हमेशा डायनेमिक होती है, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसके कारण ये डायनेमिक होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। और हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे प्लांट लोकेशन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्लांट लोकेशन? प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द चॉइस ऑफ रीजन। तो आप देख रहे हैं हमारे इंडिया में एक रीजन गुजरात का ये मैप में सेट हो रहा है, जिसको चूज़ किया है कि हमें एक अपना प्लांट लगाना है, गुजरात के किस लोकेशन में लगाना है ये अभी चूज़ करना है। एक हमने रीजन चूज़ किया है कि हम इस रीजन में जाके प्लांट लोकेट करेंगे। द सेलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री। तो इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उस रीजन में एक पर्टिकुलर साइट चूज़ करते हैं। कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। मर्चेंडाइजिंग है या सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट लोकेशन चूज़ करते हैं। बट द चॉइस इज़ मेड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव साइट्स। तो क्या करेंगे कि इसकी जो अलग अलग साइट्स हैं उसमें क्या हमें बेनिफिट है, क्या हमें लॉसेस हैं, कहाँ पे बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, कहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमारा प्लांट लोकेशन में ये हमारे इश्यूज हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्योंकि कोई भी है ना, कोई जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वही लोग प्लांट लोकेशन, क्योंकि एक बिजनेस जब आप सेटअप करते हैं तो जो हायर लेवल टॉप लेवल का होगा वही बिजनेस को इस्टेब्लिश करेगा। तो एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है ना, क्योंकि हैवी कैपिटल इन्वॉल्व होता है ना। इट इज़ अ स्ट्रेटजिक डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस टेकन, इफ़ एट ऑल चेंज्ड ओनली एट कंसिडरेबल लॉस। तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो सिर्फ आपको लॉस होना है, क्योंकि हैवी कैपिटल इन्वॉल्व होता है, टाइम लगता है, मशीन्स प्लांट लोकेशन चूज़ करने के बाद कितना कुछ करने के बाद अगर आप हम रीएलोकेट करेंगे प्लांट को तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फिर देखिए, द लोकेशन शुड बी सेलेक्टेड एज पर इट्स ओन रिक्वायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो सबसे बड़ी बात है कि लोकेशन, हर बिजनेस का लोकेशन उसका खुद का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल का देखें तो हॉस्पिटल्स के नियरेस्ट जो हमारे बिजनेस सेटअप किए जा सकते हैं वो हमारे मेडिकल स्टोर्स हो गए, पैथोलॉजी लैब्स हो गई, एक्सरे है ना, रेडियोलॉजिस्ट का हो गया, सोनोग्राफी का हो गया। तो ऐसी चीज़ें हमारे नियरनेस्ट टू हॉस्पिटल होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ उससे जुड़ी हुई हैं। अगर हम टूर एंड ट्रेवल्स के लिए लें तो हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो भी हॉस्पिटल के पास में होनी चाहिए। तो ये सर्विसेज, ऐसे फैक्टर्स, मतलब बिजनेस जो है, जो हमारा बिजनेस है वो हमारे अलग सर्कमस्टेंसेस को वो है ना अफेक्ट करता है। तो ईच इंडिविजुअल प्लांट इज़ अ केस इन इटसेल्फ। तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में एक मेडिकल स्टोर के लिए या पैथोलॉजी लैब के लिए एक हॉस्पिटल नियरनेस होना मस्ट किया, तो वैसे ही हर बिजनेस का खुद का अपना रिक्वायरमेंट होता है। बिजनेसमैन शुड ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट फॉर ऑप्टिमम और आइडियल लोकेशन। तो हमें जो अल्टरनेटिव साइट्स हैं उनमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सी होगी ये हमें चूज़ करना होगा। फिर देखिए, हमारी आइडियल लोकेशन एक प्लांट की क्या हो सकती है, चलिए बात करते हैं। एन आइडियल लोकेशन इज़ वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ केप्ट टू मिनिमम। तो एक हमारी आइडियल लोकेशन वो होती है जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो सबसे कम से कम में बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट मीन्स क्वालिटी नहीं, मीन्स जो हमारी रिक्विजिट क्वालिटी लेवल है उसमें जो बेस्ट
मिनिमम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर हो जाए। तो देखिए, विथ अ लार्ज मार्केट शेयर, द लीस्ट रिस्क, है ना, एंड द मैक्सिमम सोशल गेन। तो लार्ज मार्केट शेयर हो, रिस्क भी कम हो और मैक्सिमम सोशल गेन हमें इन कैश हो। इट इज़ द प्लेस ऑफ मैक्सिमम नेट एडवांटेज और विच गिव्स लोएस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। For achieving this objective, small scale entrepreneur can make use of locational analysis for this purpose. ये हमारी आइडियल लोकेशन का है, डेफिनेशन कह सकते हैं। तो हमारी ऐसी आइडियल लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे हमारी कॉस्टिंग मिनिमम हो, मैक्सिमम सोशल गेन हो, मैक्सिमम मार्केट शेयर आप कवर करें, है ना, हमारा नेट एडवांटेज मैक्सिमम हो और पर यूनिट कॉस्ट हमारी लोएस्ट हो, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सफिशेंटली हो। और जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हैं ये इसको लोकेशनल एनालिसिस यहाँ फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे जो फैसिलिटी लोकेशन चूज़ करने में जो इश्यूज़ होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात जो अभी रिसेंटली अपन ने किया कि लोकेशन डिसीजंस आर स्ट्रेटजिक। तो हमारा लोकेशन डिसीजन जो है वो स्ट्रेटजिक तो होता ही होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है, हैवी कैपिटल इन्वॉल्व होता है। लाइबल टू इफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट होगा, इसमें अफेक्ट करेगा। फिर है ऑपरेटिव ओवर लॉन्ग टाइम स्पैम। तो हमारा ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि प्लांट मशीनरी सब कुछ सेटअप करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स लेके आएंगे और अचानक से बोले लोकेशन चेंज करना है तो हैवी लॉस होगा। फिर देखिए डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, एक बार ले लिया डिसीजन तो रिवर्स करना मुश्किल पड़ जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव, है ना, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इन सारे रीजंस के कारण ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है। तो हमारा हिरार्की क्या होता है प्लांट लोकेशन का, जैसा कि शुरू में आपको एक मैप दिखाया था इंडिया का, फिर गुजरात, फिर पर्टिकुलर साइट चूज़ करने का। तो सबसे पहले हमारा लोकेशन चूज़ करना होगा कि हमारा प्लांट का लोकेशन क्या है। एक बार जब वो साइट फाइनल हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि उस साइट में हमारे प्लांट का लेआउट क्या होगा। तो जो प्लांट लेआउट है, तो हमारा प्लांट लेआउट में जो डिपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट है वो होता है कि कहाँ पे एचआर होगा, कहाँ पे फाइनेंस होगा, कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, एमआईएस कहाँ पे होगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट हमारा प्लांट लेआउट हो जाता है, क्योंकि एक बार साइट चूज़ कर ली तो अब प्लांट को डिज़ाइन करना है, इस्टेब्लिश करना है। तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ मशीन्स। फाइनली जब लेआउट सेट हो गया तो फिर जो मशीन्स है, फर्नीचर्स है, फिक्सचर्स है, कैसा वर्किंग होगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, हम इन चीज़ों को सेट करते हैं। फिर हमारा वर्क प्लेस लेआउट है, तो वर्क प्लेस में रॉ मटेरियल्स कैसे मूव करेगा, है ना, उसका क्या टूल्स के क्या लोकेशन होगा, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे कौन वर्क करेगा, है ना, मॉनिटरिंग डिवाइसेस कहाँ पे होंगी, सीएनसी मशीन्स कैसी होंगी। तो इन सारे का जो वर्क प्लेस कैसा होगा उसका भी ये डिज़ाइन करते हैं। ये इसकी हिरार्की है कि हम कैसे कैसे उसका ड्रिल डाउन इनसाइड ये लोकेशन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखते हैं, द टर्म फैसिलिटी लोकेशन एम्फेसाइजेज द जनरलाइज्ड अप्रोच दैट हैंडल्स वेराइटी ऑफ अबव मेंशन प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी ये 4 फैक्टर्स हमने बताए, जो प्रॉब्लम्स बताए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन जो है वो हमारा प्लांट लोकेशन डिसाइड करेगा। फैसिलिटी लोकेशन और प्लांट लोकेशन आर इज सेम थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन डिसीजन आर डायनेमिक, ये भी एक बात है। तो हमारा जो लोकेशन डिसीजन है ये डायनेमिक होता है, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपटीशन है, इनमें कभी चेंज आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमारा ये पुराना मशीन ऑब्सलेट हो गया, उस कंडीशन में हमें न्यू टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटर को भी कम्पीट करना है, मार्केट का रेट भी मैनेज करके चलना है, कस्टमर का टेस्ट एक टाइम के बाद चेंज हो जाता है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो इन सारे के चलते हमारा लोकेशन डिसीजन डायनेमिक होता है। तो हमें कभी भी ऑब्सलेट टेक्नोलॉजी का या वेरी कॉम्पिटिटिव एरिया है तो इन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा कंसिडर करना होता है, इन फैक्टर्स को। तो हमें इन फैक्टर्स को सबसे पहले 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। ये एक तो न्यू प्लांट होता है, तब हमें प्लांट लोकेशन की ज़रूरत होती है कि एकदम न्यूली प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, नए फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उस टाइम हमें नया प्लांट लगाना होगा। दूसरा होता है एक्सपेंशन, हमारा प्लांट है उसका एक्सपेंशन प्लान है, अभी हम लोकल लेवल पे कर रहे थे, अभी स्टेट लेवल पे करेंगे या नेशनल लेवल पे करेंगे या ग्लोबल लेवल पे करेंगे, या पर्टिकुलर उस प्लांट में ही कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हो सकते हैं।
फिर हमारा प्लांट शट डाउन, कई बार हमारा डिसीजन मेकिंग करना होता है कि प्लांट लॉस पे जा रहा है और हमें प्लांट को शट डाउन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलेट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, BSNL का एग्जांपल ले सकते हैं। BSNL लैंडलाइन फ़ोन्स आज से 5 साल पहले कितना ज़्यादा चलते, 5-6 साल पहले ज़्यादातर मिल जाते थे, आज की डेट में लैंडलाइन फ़ोन्स नहीं मिलते। तो BSNL ने अगर अपने को टाइमली रेनोवेट नहीं किया होता, या कि आप कोडैक को ले लीजिए, कोडैक का कैमरा वगैरह आता था, उनकी रील्स आती थी। आज की डेट में वो, क्योंकि डिजिटल कैमराज आ गए, हर मोबाइल में कैमरा आ गया है, तो वो ऑब्सलेट हो गया। तो एक टाइम के बाद शटडाउन डिसीजन भी हो सकता है अगर आपने अपने आप को और रीइनोवेट नहीं किया, री इंजीनियरिंग नहीं किया, तो आपको उस टाइम में प्लांट शटडाउन का भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो ये हमेशा अंडर रिव्यू होते हैं ये फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट लोकेशन के लिए, वो देख लीजिए। एक तो मार्केट होता है, नियरनेस टू मार्केट की, कस्टमर से कितना नियरनेस होना चाहिए। जैसे एक मेडिकल स्टोर रिटेल अगर कर रहा है तो रिटेल को तो नियरनेस टू हॉस्पिटल होना चाहिए, बट एक मेडिकल स्टोर का होलसेल का शॉप है तो वो किसी भी लोकेशन में हो सकता है, क्योंकि रिटेल वाले तो उससे लेके ही जाएंगे, उसको हॉस्पिटल के पास में होने की ज़रूरत नहीं है। और रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है कि हमारे हमारे प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे हमारा मार्केटिंग चैनल पे ये जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएगा, लॉजिस्टिक्स क्या हो सकता है इसके लिए, पावर इलेक्ट्रिसिटी हो गया है ना, और क्लाइमेट एंड फ्यूल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेबर एंड वेजेस, लॉज एंड टैक्सेशन, स्टेट, लोकल, फेडरल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, GST, ये सारे टैक्सेस हो सकते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए भी तो ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए पड़ेंगे। वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं किसी भी लोकेशन को जो अफेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कई बारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योर को, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देती है कि आप अपने बिजनेसेस को सेट करिए और अगले इतने सालों तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे या टैक्स फ्री रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं प्लांट लोकेशन चूज़ करने में। एनुअल ऑपरेशन एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, जैसे मटेरियल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रियल इस्टेट टैक्सेस हो गए, फ्यूल कॉस्ट हो गई, स्टेट टैक्सेस हो, इलेक्ट्रिक पावर, वाटर। तो ये हमारा एनुअल फैक्ट्री में जब वो इस्टेब्लिश करेंगे तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि कहाँ पे हमें मोस्ट इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो ये चलिए बात करते हैं। ये हमारे जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग के, इनकी दो कैटेगरी बनाई है। एक हमारा जनरल लोकेशनल फैक्टर्स होता है, दूसरा हमारा स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स होता है। जो जनरल लोकेशनल फैक्टर्स होता है, ये हमारे जनरल फैक्टर्स सभी फैक्ट्रीज वगैरह में सेट हो जाते हैं, हर जगह के लिए होता है। इसके दो कैटेगरी बनाई है, एक कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, दूसरा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। जो हमारा अनकंट्रोलेबल है उसमें हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट कंडीशन, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, कम्युनिटी एटीट्यूड और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आ जाते हैं। और जो कंट्रोलेबल है उसमें हमारा प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट मींस नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस टू कस्टमर कह सकते हैं, है ना। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो गया, सप्लाई ऑफ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का देख लेंगे कि अगर हम एक प्लांट लगा रहे हैं तो अगले हमें 50 ईयर के लिए, 100 ईयर के लिए, अगर सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं तो कम से कम 100 ईयर के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तब तो लगाएंगे, तब तो उससे कॉस्टिंग निकालेंगे प्लांट की। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, एयरवेज़ है, जो भी आपका प्रोडक्ट का शिपमेंट है या रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का ट्रांसपोर्टेशन का वे है, वो आपको अवेलेबल है कि नहीं है, ये देखना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, तो जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या कंडीशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है ना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, और आपका स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। लेबर एंड वेजेस, वहाँ के लेबर का क्या कंडीशन है, लेबर के कॉस्टिंग का क्या कंडीशन है, वेजेस, लेबर, ये सब देखते हैं। और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स भी देखते हैं कि हमारा और भी चीज़ें जो है वो क्या इम्पैक्ट करेंगी हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हमारा। और कैपिटल है कि क्या कैपिटल इन्वॉल्व होगा उस जगह में, कैपिटल से रिलेटेड हो जाएगा। ये हमारे इन्फ्लुएंस हो गया, ये जनरल लोकेशनल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्लांट लोकेशन डिसीजन मेकिंग में। और ये सारे हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं।
और ये जनरल होते हैं, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट हो सकते हैं। तो दूसरा हमारा है स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स। स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स बेसिकली एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए हो सकता है। तो इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग में भी दो टाइप है, डोमिनेंट फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर। तो और सर्विस में भी डोमिनेंट और सेकेंडरी फैक्टर है। डोमिनेंट फैक्टर्स आर दोज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैव पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन सेल्स और कॉस्ट। तो डोमिनेंट फैक्टर्स ये होते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स आल्सो आर इम्पॉर्टेंट बट मैनेजमेंट में डाउन प्ले और इवन इग्नोर सम ऑफ देम, तो इफ़ अदर फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो देखिए अगर डोमिनेंट फैक्टर्स में से कुछ ऐसा है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी फैक्टर्स को इग्नोरेबल भी होता है, इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है। ये हमारा चार्ट है, जो अभी मैंने पार्टली डिस्कस किया उसका ये जॉइंट चार्ट है। तो हमारा इसमें दो टाइप बताए थे, एक जनरल फैक्टर्स बताए थे, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर्स बताए थे। जनरल के दो कैटेगरी होती है, कंट्रोलेबल होती है, दूसरे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। और स्पेसिफिक फैक्टर्स में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें डोमिनेंट और सेकेंडरी फैक्टर होते हैं, जो सर्विस होता है उसमें डोमिनेंट और सेकेंडरी फैक्टर होते हैं, बट वो सर्विस के कंसर्न पे यूज़ होते हैं। और ये हमारे, तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न पे। तो फैक्टर्स डोमिनेटिंग लोकेशन डिसीजंस फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 5 ग्रुप्स। तो ये हमारे 5 ग्रुप्स कौन से हैं देखते हैं। एक हमारा फेवरेबल लेबर क्लाइमेट है, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट है। तीसरा है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स एंड रिसोर्सेज है, यूटिलिटीज, टैक्सेस, रियल इस्टेट, कॉस्ट। ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं। जो हमारे सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, वो फैक्टर्स हमारा रूम एक्सपेंशन है कि फ्यूचर में हम जो अपना कैपेसिटी है वो कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, और क्यूबिक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कि फाइनली हम प्रोडक्ट मतलब उस लोकेशन में प्लांट अगर इस्टेब्लिश करते हैं, फाउंडेशन करते हैं प्लांट का, तो हमारा कंस्ट्रक्शन में कॉस्टिंग कितना लगेगी। एक्सेसिबिलिटी टू मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारे कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के और कौन से मोड हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स कौन से हो सकते हैं, फ्यूचर में और भी क्या ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो है बढ़ सकता है कि नहीं। और द कॉस्ट ऑफ शफलिंग पीपल एंड मटेरियल बिटवीन प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स में पीपल्स जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनको अगर हम शफल करते हैं तो उसमें कॉस्टिंग कितनी आती है, हम प्लांट के अंदर मटेरियल हैंडलिंग में कॉस्टिंग कितनी आती है, मेंटेनेंस में कॉस्टिंग कितनी आती है। कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स फॉर द वर्कफोर्स, तो जो दूसरी फर्म्स हैं जो हमारी मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना कंपटीशन है उस एरिए पे, वो देखते हैं। कम्युनिटी एटीट्यूड कैसा है ना, और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। और कई बार क्या होता है, जो ग्लोबल ऑपरेशंस होते हैं, फॉर द ग्लोबल ऑपरेशंस फर्म्स आर एम्फेसाइजिंग लोकल एम्प्लॉयज़ स्किल्स एंड एजुकेशन एंड द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कई बार क्या होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जब इधर सेटअप करते हैं तो आपको लोकल, जैसे कि अगर रूरल डेवलपमेंट में कुछ करना है तो जिसको उस रीजनल लैंग्वेज आएगी वो बंदा ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारा लोकल भी होना चाहिए, है ना। ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, इसमें ये इग्नोरेबल भी होते हैं। तो हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो हाँ, जो उधर मैन्युफैक्चरिंग में है वो तो इधर होते ही होते हैं, बट इसमें कुछ एडिशन है। द इम्पैक्ट ऑफ लोकेशन ऑन सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर्स यूजली लुक अबाउट हाउ क्लोज अ सर्विस फैसिलिटी इज़, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन में तो प्लांट कहीं भी हो, कोलगेट का अगर टूथपेस्ट बन के आएगा तो वो एंड यूज़र तक तो एक प्रॉपर चैनल से ही पहुंचेगा। बट सर्विस पे क्या है कि सर्विस पैरेलल रेंडर होती है, जैसे सर्विस मैन्युफैक्चर होती है उसी के अकॉर्डिंग रेंडर होती है। जैसे रेलवेज़ का एग्जांपल लें कि ट्रेन में जो पैसेंजर जब सफ़र करेगा उसी टाइम में वो सर्विस को रेंडर होगी, वो सर्विस उसी टाइम में उस पैसेंजर को रेंडर होती है और एलिमिनेट होती है। जैसा जैसा वो डिस्टेंस कवर करेगा उसकी सर्विसेज एलिमिनेट होती जाएंगी। तो इस कंडीशन में सेटिस्फैक्शन बड़ी चीज़ होती है, डिस्टेंस, नियरनेस, है ना, प्रॉक्सिमिटी, ये इंपॉर्टेंट होती है।
ये एक, और कस्टमर सर्विस भी होती है कि हमने एक एप्पल का मोबाइल ख़रीद लिया और हमें लोकल सर्विस उसकी नहीं मिल रही, तो सर्विस भी है, सेल्स आफ्टर सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो जैसे ये डोमिनोज़ का है, डोमिनेंट फैक्टर देख लीजिए, इसमें है प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। जैसे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है तो उसका कस्टमर्स का अपना एक रेंज बना के रखा है कि कहाँ तक वो डिलीवर करेगा, उनके क्या टेरिटरी है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो अलग से ऐड नहीं करते हैं, पिज़्ज़ा की ही कॉस्टिंग पे होता है। लोकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इनके और पैरेलल कॉम्पिटिटर्स कौन, पिज़्ज़ा हट वगैरह हैं तो वो उनका क्या लोकेशन है, क्योंकि अगर सेम लोकेशन में होंगे तो कहीं ना कहीं से कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, तो अगर हमारी रिटेल एक्टिविटी कहीं पे हो रही है जो सर्विसेज की, तो वहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं कुछ कंडीशंस पर। तो जो द लेवल ऑफ रिटेल एक्टिविटी, वहाँ पे किस लेवल की रिटेल एक्टिविटी होती है, रेजिडेंशियल डेंसिटी कैसी है ना। अगर हम एक टॉप एंड टाउन का एग्जांपल लेते हैं तो मोस्टली ये जो कॉलोनीज़ हैं उसके बाहर होते हैं, या सिटी के मिड एरियाज़ में होते हैं, या कॉर्नर्स में होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी लोगों का आने जाने का है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रैफिक फ्लो मैंने बताया ही आपको, है ना। रेजिडेंशियल डेंसिटी मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे। और साइट विजिबिलिटी मीन्स अगर आपका थोड़ा फ्रंट में है तो बेस्ट है, अगर थोड़ा अंदर भी है तो आपका जो साइन बोर्ड्स हैं और पार्किंग एरियाज़ है, और ये मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए जिससे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे इस टाइप की सर्विसेज मिल रही हैं। साइट विजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है कि आपको दूर से ही अगर दिखता है तो आपका जो विलिंगनेस टू गो है या विलिंगनेस टू विजिट है आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, वो बढ़ जाता है ना। लोकेशनल कुछ मॉडल्स हैं जिनको कंसिडर करते हैं हम लोग ऑप्टिमम लोकेशन चूज़ करने के लिए। तो देखते हैं ये कौन कौन से एनालिसिस होती हैं। एक तो है हमारा फैक्टर रेटिंग मेथड, ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, फैक्टर रेटिंग मेथड। दूसरा है हमारा वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड, लोड डिस्टेंस मेथड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जिनसे हम लोग ऑप्टिमम लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। OR में आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।